हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में वेन डायग्राम से रिलेटेड जो सवाल मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, मैथ्स का है। वो वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो परसेंटेज चैप्टर में भी बनते हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर में भी बनते हैं, और प्रोबेबिलिटी का भी सवाल इस टॉपिक से बनाया जा सकता है, जैसे कि CHSL 2022 मेंस में पूछा गया। तो यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाला हूँ, जिसमें से 2 मैं कराऊंगा, एक आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस खुद सोल्व करके देखने हैं, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कर पाए। जो लोग CGL मेंस देने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो लोग अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए हो सकता है ज़्यादा तकलीफ हो इन क्वेश्चन को करने में, तो अभी वो जिस सीक्वेंस में अपना पढ़ते जा रहे हैं, जिस भी टीचर से उसी सीक्वेंस में अपना पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। ज़्यादा बेसिक पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको पूरे बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व कराते टाइम। तीनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन CPO 2019 Tier 1 में पूछा गया था, और एक अच्छा सवाल था जिसे काफ़ी एस्पिरेंट्स ने गलत सोल्व किया था एग्जामिनेशन में। कहता है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स अप टू 2001 आर डिविजिबल बाय 3 और 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। 2001 तक कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से या 4 से कट जाएं लेकिन 5 से ना कटें। बेसिक अप्रोच अगर मैं निकालूं कि अगर मेरा नंबर किससे कट जाए, 3 से कट जाए और 4 से कट जाए, तो मैं कौन सा रीजन निकालूंगा। अगर 3 और 4 से खाली पूछा होता तो मैं कहता कि मुझे ये वाला रीजन निकालना पड़ता, तो मेरे पास नंबर आ जाते जो 3 से कटेंगे 4 से करेंगे। अगर मैं इसे मान लो डिविजिबल बाय 3 है और ये पूरा का पूरा पोर्शन मान लो डिविजिबल बाय 4 है, ठीक। लेकिन हमें वो जो नंबर्स हम निकालें वो 5 से ना कटें। तो अगर इसमें मैं ड्रॉ कर दूं वो नंबर्स जो 5 से कटें, तो मुझे एक्चुअली में कौन सा रीजन निकालना होगा। मुझे निकालना पड़ेगा ये वाला रीजन, यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, और यहां से लेके यहां। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब इस रीजन को निकालने के लिए वी कैन हैव मल्टीपल मेथड्स, लेकिन अगर हम बात करें सीधा सीधा जो मेरे दिमाग में आ रहा है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा 3 और 4 से डिविजिबल होने वाले सारे के सारे नंबर्स, जिससे कि जो मैंने व्हाइट से एरिया शेड किया था मुझे वो वाला रीजन मिल जाए। राइट, ये वाला रीजन की मैं बात कर रहा हूं। पहले मैं ये वाला रीजन निकालूंगा। जब ये वाला रीजन निकल जाएगा उसके बाद इस रीजन में से मैं इस रीजन को एलिमिनेट कर दूंगा, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड रीजन है मुझे वो मिल जाएगा। सिंपल। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें काफ़ी लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, तो वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो नंबर जो 3 से कट जाए या 4 से कट जाए तो वो कौन से होंगे। वो नंबर जो 3 से कटे या फिर 4 से कटे, डिविजिबल बाय 3 और 4। तो आप कहेंगे सर वो नंबर जो डिविजिबल बाय 3 हो प्लस वो नंबर डिविजिबल बाय जो 4 हो, माइनस में वो नंबर जो डिविजिबल हो 3 एंड 4 लिख लो, या फिर मैं कह सकता हूँ जो डिविजिबल हो 12 से या 3 और 4 के एलसीएम से। क्यों? क्योंकि जब मैं डिविजिबल बाय 3 निकाल रहा हूँ और डिविजिबल बाय 4 निकाल रहा हूँ, तो जो ये वाला पोर्शन है डेट इज जो 12 से कट रहा है, 3 से भी 4 से भी, ये दोनों जगह आ रहा है। तो अगर मुझे बाउंड्री चाहिए ऊपर ऊपर की, तो मुझे ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, ये सबको पता है। तो अगर मुझे डिविजिबल बाय 3 और 4 निकालना है तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, 1 से लेके 2001, 1 से लेके 2001 तक नंबर्स दे रखे हैं। तो सीधा सीधा मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि 1 से स्टार्टिंग है। अगर 2001 इंक्लूडेड है या नहीं है इंक्लूडेड। तो अगर 2001 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, क्या ये 667 आएगा। 1 से लेके 2001 तक ऐसे नंबर जो 4 से कटे, 4 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट क्या आएगा मेरे पास, 500 आएगा। और अगर मैं बात करूं वो नंबर जो 3 से भी कट जाए 4 से भी कट जाए, तो 12 से डिवाइड करूंगा मेरे पास, तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 166। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनी 1001। ठीक है, ऐसे नंबर्स 1 से लेके 2001 तक जो 3 और 4 दोनों से कट जाए वो होंगे 1001। आई होप यहां तक तो किसी को तकलीफ नहीं है। तो मैंने ये व्हाइट वाला रीजन निकाल लिया। मैंने कौन सा रीजन निकाल लिया, मैंने ये वाला रीजन निकाल लिया। मैं एक चीज बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब मुझे इसमें से कुछ रीजन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कौन सा रीजन हमें एलिमिनेट करना है,
मुझे ये वाला पोर्शन क्या है इसके अंदर से हटाना है ना। अब ये वाला पोर्शन है कौन सा सॉरी, आप कहेंगे सर ये 3 है ये 5 है, तो अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं तो ये तो वो रीजन है जो 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। 3 एंड 5 मतलब वो रीजन जो 15 से कट रहा है। अगर मैं इसमें ये सेकंड रीजन को पकड़ूं, यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां, थोड़ा सा पेंसिल बड़ा कर लेता हूं जिससे कि दिखे, यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां, तो ये वो रीजन है जो 3 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है। तो मेरे पास सॉरी 5 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है, तो मैं डिविजिबल बाय 20 लिख सकता हूँ। अगर मैं देखूं जब मैं इस रीजन को निकाल रहा हूं और इस रीजन को निकाल रहा हूं, तो ये वाला जो रीजन है ये 2 बार आ रहा है। ये कौन सा रीजन है? ये 3 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। 3 एंड 4 एंड 5, या फिर मैं लिख सकता हूँ डिविजिबल बाय 60। तो अगर मुझे ये वाला रीजन निकालना हो, ग्रीन से ले लेते हैं, ये वाला रीजन जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ये किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर ये वाला रीजन ये बराबर होगा डिविजिबल बाय 15, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन वो वैल्यूज, डिविजिबल बाय 20 वो वैल्यू जो मेरे किससे कट जाए 4 और 5 से कट जाए, माइनस वो वैल्यू जो 3 एंड 4 एंड 5 डेट इज डिविजिबल बाय 60 हो। क्योंकि ये वाला पोर्शन 2 बार आ रहा था, मुझे तो पूरी फिगर में से जो मुझे रिक्वायर्ड रीजन है वो निकालने के लिए क्या करना है, इस पोर्शन को एक बार ही हटाना है। ठीक है, तो मुझे ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन माइनस ये वाला रीजन, ये वाले रीजन को मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, बहुत सारे लोग ये लिखना भूल जाते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत आता है। डिविजिबल बाय 15 कितनी वैल्यूज होंगी, अगर मैं इसे 15 से काटूंगा एकम 50, मेरे पास 3 और फिर 51 3। डिविजिबल बाय 20 कितनी वैल्यूज होंगी 100, और डिविजिबल बाय 60 कितनी वैल्यूज होंगी 3, और मेरे पास 180 201 33। तो मेरे पास ये वैल्यू आई 200। अब मेरा रिक्वायर्ड रीजन क्या है, मेरा रिक्वायर्ड रीजन है वो वैल्यू जो 3 और 4 से कट जाए लेकिन 5 से ना कटें। तो अगर मैं इन दोनों रीजन्स को ओवरलैप करूं, सिर्फ दिखाने के लिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूं, अगेन हर एक चीज आपको बस समझनी है। इसमें से ये वाला रीजन जो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था वो हटा दूं, मुझे कौन सा रीजन चाहिए, सिर्फ ये रीजन चाहिए। तो ये किसके बराबर होगा, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटानी पड़ेगी। 1001 में से 201 को घटाऊंगा, 200 को घटाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा 801। क्या सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया? बहुत प्यारा सवाल था ये, और इसमें ज्यादातर लोगों की जो मिस्टेक रहती है वो यही रहती है कि वो ये वाले रीजन को एलिमिनेट करना भूल जाते हैं। क्लियर? तो ध्यान से करना है, या तो आप पूरा डायग्राम बना के करें, अदरवाइज दूसरी अप्रोच मेरी इस क्वेश्चन को क्या करने की क्या हो सकती थी, आप इसे इस तरीके से भी देख सकते थे कि मेरे पास क्या था, 3 और 4 से कट जाए, तो मैंने कहा 3 से कटने वाली वैल्यू 4 से कटने वाली वैल्यू, तो डिविजिबल बाय 3 प्लस डिविजिबल बाय 4 माइनस डिविजिबल बाय 3 एंड 4, 3 या 4 से कटने वाला निकालना होता तो खाली ये होता। ठीक, अब मेरा था यहाँ पे 5 से ना कटे, तो 5 का कॉम्बिनेशन 3 और 5 का पेयर बन सकता है, और 4 और 5 का भी पेयर बन सकता है। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बनती 3 और 4 5 का पेयर बनाते तो डिविजिबल बाय 15, 4 और 5 का पेयर बनाते तो डिविजिबल बाय 20, माइनस में डिविजिबल बाय 3 4 और 5 से जो पेयर बनता डिविजिबल बाय 60। ठीक है, तो यहाँ से मुझे वो वाली वैल्यूज मिलती, यहाँ से मुझे वो सारे के सारे नंबर्स मिलते जो 3 या 4 से डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं। ठीक है, तो इस रिजल्ट में से ये वाले रिजल्ट को हटा के मुझे अपना डायरेक्ट आंसर मिल जाता। तो एग्जाम में अगर सिमिलर क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सोच के कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर क्वेश्चंस थोड़ा सा भी घुमाया एग्जामिनर ने तो फिर आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, आपको क्वेश्चन को सोच के करना पड़ेगा। तो आप डायग्राम बना के ही क्वेश्चन को करें, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल जैसे कि मेंस का हम देख रहे हैं आजकल नहीं आ रहा, तो उसमें टाइम की बहुत ज्यादा कमी नहीं होती, तो आप गलती करने के कोई भी चांस को नहीं, मतलब किसी भी तरीके से गलती नहीं करेंगे। अब ये एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 का सवाल है, मैंने पहले भी यूट्यूब पे काफी वीडियोज में कराया होगा। तो
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद से करना है, ठीक है। टोटल हमारे पास कहता है कि कितने नंबर्स ऐसे होंगे 200 से लेके 8000 के बीच में जो ना 5 से डिविजिबल है और ना ही 7 से डिविजिबल है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके आंसर भी बताना है। और जो टोटल 3 क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनमें से आपको ये भी बताना है कि तीनों क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस को खुद से कर पाए, ठीक है। पहले वाला भी आपको खुद से ट्राई करना था, ये दूसरा क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो सकता है मैं अभी आपको क्लास के एंड में करा दूं अगर मेरा मन बना, बट फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता है, अगर हमारे पास 3 चीजें दे रखी हो ए बी और सी, ठीक है, 3 सेट्स दे रखे हैं, तो एन ए किसे रिप्रेजेंट करता है? एन ए रिप्रेजेंट करता है ए का पूरा सर्कल। ऐसे ही एन बी किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये बी के पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। एन सी किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये सी के पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसमें अगर मैं क्या करूं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब वो पॉइंट जो तीनों में कॉमन है, ये इस वाले पॉइंट को अगर मैं इसमें ऐड करूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर दूं, कंबाइंड पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन वैल्यूज, फिर बी इंटरसेक्शन सी होगा आपके पास, बी और सी का कॉमन पार्ट, और सी और ए का कॉमन पार्ट। तो ये किसके बराबर आता है? ये मेरे पास एन ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर आता है। ये सारी चीज मैंने इंडिविजुअली लिखी हुई है, आप इसे सिंप्लीफाई करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। बाकी ये फॉर्मूला सभी लोगों को पता होता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें बेसिक पे नहीं जाना। एन ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये। अब इसका मीन क्या होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का? अब ए मेरा कुछ भी हो सकता है, बी मेरा कुछ भी हो सकता है, सी मेरा कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट ए को पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट बी को पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट सी को पढ़ते हैं। तो अगर मैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी कहता हूं तो इसका मतलब होता है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो पढ़ ही रहे हैं, या ए पढ़ रहे हैं, या बी पढ़ रहे हैं, या सी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, वो ए यूनियन बी यूनियन सी मुझे रिप्रेजेंट करके बताता है। इसी पे बेस्ड एक सवाल जो एसएससी सीएचएसएल 2022 मेंस में पूछा गया प्रोबेबिलिटी का। अब ये कहने को तो प्रोबेबिलिटी का सवाल है, लेकिन है ये सेट थ्योरी का सवाल पूरा का पूरा। प्रोबेबिलिटी तो बस लास्ट में किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बनाई जा सकती है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी हमेशा मैं कहता हूँ कि बहुत सारे चैप्टर जो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं और चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूज होंगे प्रोबेबिलिटी के सवाल में। जैसे कि मेरे पास इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आप खुद लोगों को ट्राई करना है कि क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं तो सॉल्यूशन कराऊंगा। मैं सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करता हूँ, बाकी लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। क्लास 11th में कहता है 40 स्टूडेंट्स फिजिक्स को ऑप्ट करते हैं। मुझे पता ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट्स की बात कर रही है क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, तो मैंने कहा फिजिक्स को मैं इससे ब्लू से मान लेता हूँ। तो 40 स्टूडेंट्स फिजिक्स को ऑप्ट करते हैं, 17 स्टूडेंट्स बायोलॉजी को ऑप्ट करते हैं, और आगे कहता है केमिस्ट्री को ऑप्ट करने वाले हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ये तरीका भी आप जान लो, जिससे कि एग्जाम में लिखते टाइम गलती ना हो, वरना वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में आप गलत तरीके से लिखते हो, बाद में मिक्स हो जाता है सारा का सारा, पता नहीं चलता ये वैल्यू किसकी थी। 20, कुछ लोग क्या करेंगे 20 को यहाँ पे लिख लेंगे। अभी 20 यहाँ पे लिख लोगे तो ये वाला रीजन जब आप निकालोगे तो फिर कंफ्यूजन आएगी, ये वाला रीजन है ये टोटल है, ठीक है। तो हमेशा बाहर लिखो, उस पर एरो मार के। ये लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीजों को करने के लिए, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 60 हैं, और सभी के सभी स्टूडेंट्स किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करते ही हैं। तो अगर सभी के सभी स्टूडेंट्स किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करते ही हैं, तो अगर मैं इस रीजन को ड्रॉ करूं तो ये रीजन किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमें दे रखा है 60। आगे कहता है 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑल 3 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया है। तो अगर ये वाले रीजन को देखूं, ये मुझे किसके बराबर दे रखा है? ये रीजन मुझे दे रखा है 5 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अगर मैं स्टूडेंट्स को इन सब में से रैंडमली सिलेक्ट कर लूं, इन 60 स्टूडेंट में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस स्टूडेंट ने सिर्फ एक सब्जेक्ट को ऑप्ट किया हो। तो अगर ओनली वन सब्जेक्ट को ऑप्ट करने की बात है तो हमें कौन सा रीजन निकालना है? हमें ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। टोटल स्टूडेंट 60 हैं, ये वाले रीजन में कितने स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तीनों का सम अगर मुझे मिल जाए तो मैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की बता पाऊंगा। अब किस तरीके से करेंगे? देखो मुझे टोटल दे रखा है, मुझे ये मिडल वाला पोर्शन दे रखा है,
और मुझे इंडिविजुअल दे रखा है, फिजिक्स को ऑप्ट करने वाले, बायोलॉजी को ऑप्ट करने वाले, केमिस्ट्री को ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अब इसे सोल्व करने के लिए कैसे किया जाए क्वेश्चन को, आप कहोगे सर मुझे एक रिलेशनशिप आपने अभी थोड़ी देर पहले बताई, रिलेशनशिप थी हमारी है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस दो दो की कॉम्बिनेशन को जो हम ले रहे हैं। तो अगर मैं यही रिलेशनशिप को यूज करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप कहोगे सर 60 किसके बराबर होगा, ये तो तीनों का यूनियन है, ये होगा 40 प्लस 17 प्लस 20 प्लस में इन तीनों का इंटरसेक्शन डेट इज 5, और माइनस में क्या होगा मेरे पास, माइनस में रीजन को समझना, मैं कौन से रीजन की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इस रीजन की बात, ये फिर ये फिर ये, जिसमें ये मेरे पास 3 बार आता है, ये पूरा का पूरे रीजन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये किसके बराबर होगा, इसे मैं फिलहाल इस पूरे रीजन को मैं मान लेता हूं x। क्लियर है। तो मेरे पास x का मान कितना आ जाएगा, 40 और 20 60 एलिमिनेट हो जाएगा, 17 प्लस 5 22, ये x आ गया 22। ठीक। अब इस रीजन में आप देखेंगे ये वाला पार्ट कितनी बार आ रहा है मेरे पास, जब मैं p और c का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तब भी ये पार्ट आ रहा है, जब मैं b और p का यूनियन ले रहा हूं तब भी मेरे पास ये वाला पार्ट आ रहा है, और जब मैं b और c का ये यूनियन ले रहा हूं तब भी ये पार्ट आ रहा है। तो ये पार्ट मेरे पास इस चक्री में, इसमें इसके अंदर पूरा का पूरा मुझे ये वाला पार्ट निकालना है ना, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके ये वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे डिजायर्ड रीजन मिल जाएगा। तो अगर मुझे ये रीजन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास x का मान आया उसमें से 2 बार ये सेंटर वाला रीजन हटाना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, ये 22 है सॉरी, तो मैं कहूंगा 22 माइनस ट्वाइस इंटू में जो सेंटर वाला रीजन है डेट इज 5, तो ये आ गया मेरे पास 12। जो डिजायर्ड रीजन चाहिए जब स्टूडेंट खाली एक सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, टोटल रीजन था 60 मेरे पास, टोटल 60 स्टूडेंट्स थे, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक या एक से ज्यादा, जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं, ये तो ये 48 हटा दूंगा इसमें से, तो मेरे पास बचेगा 12 स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 48, ये 12 घटाया मैंने, ये होगा 48। तो 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर एक स्टूडेंट को सभी स्टूडेंट्स में से रैंडमली सिलेक्ट करूं तो 48 डिवाइडेड बाई 60, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.8। क्लियर है सभी लोगों को। ठीक है, तो अच्छा सवाल एग्जामिनर ने पूछा, एग्जामिनर पूछना चाहता तो खाली ये भी पूछ सकता था आपसे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। ठीक है, अगर हमसे ये पूछ लेता एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले कितने स्टूडेंट है, तो वो रीजन क्या होता, आप कहते सर मेरे पास जो x का मान आया, ठीक है, x में तीनों सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले 3 बार आ रहे थे, तो अगर मुझसे पूछता एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा आंसर क्या आता, आप कहते सर 22 में से मैं घटाता 3 इंटू में x को, 22 में से सॉरी 3 इंटू में जो कॉमन रीजन है 5, तो मेरे पास आता 7। ठीक है, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने वाले 7 स्टूडेंट होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, आपसे और क्या पूछ सकता था, आपसे अगर एग्जामिनर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि प्रोबेबिलिटी बताओ अगर मैं एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करूं कि वो हमारे पास ये डिजायर्ड इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी पूरी की पूरी, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना रखते हैं, इसमें और भी चीजें एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है, अभी कोई क्वेश्चन माइंड में एग्जैक्टली नहीं आ रहा बट पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, 2 और मोर सब्जेक्ट्स पूछ ले। ठीक है, कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास आंसर क्या आता, वो तो आपके पास 12 आ ही रहा था जो हमने ये फ्लोवर निकाला था, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती, 0.2 होती। ठीक, क्लियर है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा।
अगर मैं बात करता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये भी मैं एक बार आपको करा ही देता हूँ, छोड़ते नहीं है, सो डेट किसी को जो ना कर पा रहा हो उसे दिक्कत ना है। कितने नंबर ऐसे हैं 200 से 800 के बीच में जो ना 5 से कटे ना 7 से कटे? तो यहाँ पे लिखा है फ्रोम। जब फ्रोम लिखा हो तो ये वाला भी इंक्लूडेड होता है और ये वाला भी इंक्लूडेड होता है, 800 भी इंक्लूडेड, 200 भी इंक्लूडेड है। अगर बिटवीन होता तो ना 200 इंक्लूडेड होता ना 800 इंक्लूडेड होता। ठीक है, तो हमारे पास 200 से लेके 800 तक वैल्यूज लेके जानी है हमें, जो ना 5 से भी ना कटे और हमारे 7 से भी ना कटे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, टोटल वैल्यूज कितनी है मेरे पास, अगर 200 से 800 तक वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास गैप कितने का है, एक एक का गैप होता है। ठीक है, 201 से लेकर 800 तक 600 वैल्यू होंगी, तो टोटल वैल्यूज है मेरे पास 601। ठीक है, इसमें अगर मैं 5 से डिविजिबल वैल्यू निकाल लूं कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 से कट रहे हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो मेरे 7 से कट रहे हैं, मैं ये निकाल लूं। ठीक है, तो ओवरऑल 5 या 7 से कटने वाली संख्या मुझे मिल जाएंगी, इसके बीच में कितनी है, और जो ये वैल्यू आएगी इसे मैं 601 जो कि टोटल संख्या है उससे घटा दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्चुअल आंसर आ जाएगा जो एग्जामिनर मुझसे पूछना चाहता है। अब अगर हमें निकालना है 5 से डिविजिबल वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहली संख्या जो 5 से डिविजिबल होगी वो आप कहेंगे सर 200 ही होगी, जो कि होता है मेरे पास 5 इंटू में 40। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू 5 इंटू में 41 होगी, ऐसे चलता रहेगा। 800 भी मेरा 5 से कटता है, तो नेक्स्ट लास्ट वैल्यू होगी मेरी, वो होगी 500 इंटू में 160। टोटल कितनी वैल्यूज आ गई जो 5 से कटेंगी, 40 से लेके 160 तक जा रहे हैं, 1 का गैप है, 5 इंटू 40 है, 41 है ना। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 होता है अगर सीक्वेंस होता है तो 121 वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास। यहाँ पे भी कुछ लोग 120 निकालते हैं जो गलत हो जाता है। उसके बाद डिविजिबल बाय अगर मैं 7 निकालूं तो पहली संख्या जो 200 से बड़ी हो 7 से कट जाए, तो 200 को हम 7 से करते हैं और हमारे पास 2 जा 14 और ये मेरे पास आएगा 60 तो नहीं कटेगा लेकिन 63 कटता है मेरा, है ना 9 का। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 7 इंटू में 29 पहली वैल्यू होगी जो मेरी क्या होगी, इसके बीच में आएगी। फिर 7 इंटू में 30, एक एक चीज लिख रहा हूँ और इस तरीके से चलते रहेंगे। लास्ट अगर मैं 800 को 7 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, दिखा रहा हूं लिख के, मन मन में कैलकुलेशन की जा सकती है। ये 10, फिर मेरे पास यहाँ पे 1 जा 7 और ये मेरे पास 30 और ये 4 जा। ठीक है, 7 इंटू में 114, कितनी वैल्यू जैसी होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी, 29 से लेके 114, तो ये हो जाएगा 114 माइनस 29 प्लस 1। ठीक है, तो 115 में से 29 को घटाऊंगा तो 6 और मेरे पास 86। कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 5 से भी कट रही हैं और 7 से भी कट रही हैं, से या मतलब 5 और 7 दोनों के मल्टीप्लीकेशन से घटेंगी। तो 35 की पहली वैल्यू जो इससे बड़ी होगी 200 से, तो 35 का टेबल भी अगर आपको याद है, वैसे तो याद नहीं होगा, अगर याद है तो आप सोच सकते हैं कि 35 टू 70 140 210, जो पहली वैल्यू होगी वो 35 इंटू में 6 डेट इज 210 होगी, फिर 35 इंटू में 7 और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और जो मेरी लास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 800 को अगर 35 से काटना है तो 20 टाइम्स 700 फिर 770 22 टाइम्स। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 22 माइनस 6 डेट इज 16 प्लस 1 डेट इज 17 वैल्यूज ऐसी होंगी इसके बीच में जो 35 से कटेंगी। तो मेरा अगर मैं बात करूं कितनी वैल्यूज हैं जो 5 या 7 से कट जाएं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 121 प्लस 86 माइनस 17, ये होगा मेरे पास 104 प्लस 86 190। ठीक, कौन सी वैल्यू ऐसी होंगी इनके बीच में जो ना 5 से कटे ना 7 से, तो ऐसे हम यहाँ पे डैश लगा लेते हैं। नोट की बात करें, टोटल वैल्यूज कितनी थी इसके बीच में 601, 5 या 7 से कटने वाली वैल्यूज थी मेरे पास 190, तो आंसर क्या आ जाएगा 411। क्या सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को मुझे पूरा डिटेल में जाके इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो चारों के चारों ऑप्शन थे 411 410 413, ये तीन थोड़े से क्लोज थे, वरना मैं पूरा का पूरा एक एक वैल्यू ना निकालते हुए मैं डायरेक्टली कर लेता अगर ये ऑप्शन दूर होते। एक होता 411, एक होता मेरे पास 450, एक होता मेरे पास 511, एक होता मेरे पास से 390।
इस केस में मैं क्या करता, मैं डायरेक्टली कर लेता, मैं कहता सर रेंज देख लो बस, 200 से 800 के बीच कितने की रेंज है, 600, तो 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, अप्रोक्सीमेटली 120, 5 से डिवाइड करा। 600 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास 85 के आसपास वैल्यू आएगी, ठीक है। और 35 से काटूंगा 600 को तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 16 17 ऐसे ही कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेटली 16 लिख लो या 17 लिख लो, कुछ भी। इन दोनों को सम करूंगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक वैल्यू आएगी, उसे 601 में से सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लूंगा। फिर मुझे पूरा एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने करा है यहाँ पे। फिर तो मैं रफ वैल्यू निकालनी है तो बड़े आसानी से निकल जाएगी, रेंज लेके आप कर सकते हो। अगर गैप बहुत ज्यादा है आंसर्स में, ठीक है, 3 से 4 का गैप है अगर आंसर में, मतलब मिनिमम 3 से 3 केसेस हम देखते हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो 3 से 4 का वेरिएशन अगर ऑप्शंस में आ रहा है तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वरना अदरवाइज द बेस्ट मेथड वी हैव, हम बेसिक से कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को और हमारा आंसर आ जाएगा। किसी की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही हो, और आगे भी मैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग क्लासेस आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लाता रहूंगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी बढ़ेगी, और कोशिश करेंगे मैं एक सीधे तरीके से ही आपको समझाऊं, जब मैं समझाऊं तो आपको समझ भी आए, अगर आपने बेसिक पढ़ रखा हो। ये नहीं कि आया और फटाफट से जल्दी से जादू दिखाया और चला गया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट को चीज़ें समझ नहीं आती, तो कोशिश ये रहेगी कि जितने भी लोगों को बेसिक नॉलेज है, अगर वो टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, तो उन्हें क्लासेस अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। सो वाइंडिंग अप द सेशन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।